स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर फिटनेस डे में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कूलिंग, वाटर कूलिंग, जो आजकल सर्वर और कंप्यूट यूनिट्स में काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जितने भी कंप्यूटर आप देखते हैं वो सिर्फ एक हीटर ही है। इसके सिवा इसमें कुछ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिकली। मतलब क्योंकि अगर आप सिंपल देखेंगे, कोई वाटर पंप देखेंगे तो वाटर पंप जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट बिजली खाता है, तो वो जाता कहाँ है बिजली? आप कहोगे थोड़ा-सा वेस्ट हीट बन जाता है स्टेटर में, ये बात सही है, लेकिन मेजॉरिटी हीट कहाँ जा रहा है? मेजॉरिटी हीट जा रहा है रोटर को घुमाने में। तो वो रोटर में ही एनर्जी आ रही है, फिर उससे लिक्विड इधर से उधर हो रहा है, तो एनर्जी जो है यूज़ हो जा रहा है। कंप्यूटर केस में एनर्जी ऐसे यूज़ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बिट को फ्लिप कर रहा है। ब्लिप बदल तो नहीं जा रहे ना, मतलब जैसे बिट का काउंट जितना, अगर 1 मिलियन स्विच था, तो वो 1 मिलियन स्विच ही रहेगा, वो कम बेसी नहीं हो जाएगा। तो कोई फिज़िकल चेंज ना होने के कारण वो घूम फिर के वेस्ट हीट में ही सारा एनर्जी डंप करता है। तो जितना भी पावर आप अपने कंप्यूटर में डालते हो, वो सिर्फ हीटर के तौर पे निकल रहा है। तो अगर वो 500 वाट कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसका पावर सप्लाई में 500 वाट कंज्यूम हो रहा है, तो उस रूम का टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा जितना उस रूम पे अगर आप 500 वाट का हीटर लगाए रखे रहते हैं। तो ये प्योर हीटिंग लोड के तौर पे देखा जाता है। मतलब आप मोटर को भी कूल करते हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा मोटर है, जैसे 100 किलोवाट का मोटर है, तो उसका 1-2% वेस्ट हीट भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसको कूल करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ शुद्ध हीट है। तो यही समझिए, हाँ, जितना भी पावर कंज़्यूम किया जा रहा है, वो आपको वेंट करना पड़ेगा एम्बिएंट में। एम्बिएंट ज़रूरी नहीं कि रूम में ही हो, एम्बिएंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कई सारे कंप्यूटर रखे जा रहे हैं, सर्वर में, क्लस्टर में रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका हीट अगर अगल-बगल डालेंगे तो वो पूरा एरिया हीटेड हो जाएगा और शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बाहर एम्बिएंट में, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर के तौर पे डंप करना पड़ता है। और अगर हीट को आप रोकेंगे नहीं, क्या होगा अगर हम गर्म ही चलाने लगे? तो सबसे पहले ये समझिए कि इससे पहले स्लो डाउन होगा। पुराने कंप्यूटर्स तो सीधे डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन आजकल इतने सेंसर्स हैं, मतलब चिप के अंदर इतने सेंसर दिए हुए हैं कि अगर वो थर्मल थ्रॉटल डिटेक्ट करता है, यानी कि ओवरहीट हो रहा है, तो वो अपना परफॉर्मेंस कम करेगा, और वो तब तक कम करता चला जाएगा जब तक वो थर्मल इश्यू सॉल्व नहीं होता। अगर सॉल्व नहीं होता तो वो शट डाउन हो जाएगा। पहले वो स्लो करेगा अपने को, स्लो करके भी अगर वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो सीधे शट डाउन हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है। और रहा बात कि पावर ड्रॉ जो है हर इक्विपमेंट का, वो बस भागे ही जा रहा है, अपना ही समझ के भागे जा रहा है। मतलब कि कुछ साल पहले तक एक ग्राफिक्स कार्ड में पावर प्लग नहीं लगाना पड़ता था, कि ग्राफिक्स कार्ड है उसमें आप एक ठो पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड प्लग लगाए, वो नया मतलब होता ही नहीं था, इक्का दुक्का कार्ड में होता था। फिर देखते थे तो वो स्टैंडर्ड हो गया कि सब में। अब उसके लिए एक अलग से पावर डिलीवरी के लिए पोर्ट बनाने पड़ रहे हैं, जो 600 वाट एक ग्राफिक्स कार्ड खाएगा। और आप बोलोगे ग्राफिक्स कार्ड इतनी बड़ी बात नहीं हो, तो गेमिंग में यूज़ होता है, सर्वर में भी वही लगता है, ग्राफिक्स कार्ड ही लगता है। हाँ, ऑब्वियसली उसके हिसाब से उसकी वी रैम शायद बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, जो भी है डिपेंडिंग, वो किया जाता है। लेकिन पावर कंजप्शन हर कंपोनेंट का देखेंगे बढ़ता चला जाए। कहाँ सर्वर के सीपीयू 100 वाट खाते थे, आज 300 वाट तक जाने पे आ रहे हैं, और ऐसे हर कंपोनेंट का पावर कंजम्पशन भागते ही जा रहा है। तो समझिए कि जितना चीज़ आप देख रहे हैं, सब सिर्फ बड़ा से बड़ा और बड़ा हीटर बनते जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब ये समझिए कि जो भी आप गर्मी पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आपने 500 वाट पावर कंज्यूम किया, तो 500 वाट का हीटर बना, तो उसको आपको एम्बिएंट में वेंट करना है। तो अभी कैसे होता है, अभी आपका कंप्यूटर्स होता है, वो जाता है हीट सिंक या फैन में, मतलब उसका दोनों का कॉम्बो यूनिट में जाता है, फिर वो हवा में डंप करता है, फिर वो हवा आपका जो बिल्डिंग का एयर कंडीशनिंग यूनिट है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे एसी लगा हुआ है, वो एसी उसको एनर्जी को लेता है और उसे बाहर डंप कर देता है। इस तरह के कूल एंड चिलर वूलर का इस्तेमाल करके बाहर वाले इन्वायरमेंट में डंप करता है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप सोचोगे कि आपने सर्वर बनाया था शुरू-शुरू में, जैसे ये सब बिल्डिंग, कई सारे बिल्डिंग अब पुराने होने लगे हैं, मतलब 10 साल पहले बनाया गया था, 15 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। बिल्डिंग बम-बम बना दिया, आप उसमें नया सर्वर लगा दिया, नया प्रोसेसर लगा दिया, नया जीपीयू लगा दिया। अब पावर ड्रॉ उसका बहुत भाग गया। अब वो पावर सीधा-सीधा शुद्ध हीट बन रहा है। अब वो हीट डंप कर रहा है एटमॉस्फेयर में, तो आपका कूलिंग का पावर कॉस्ट भागने लग जाएगा, क्योंकि कूलिंग, जैसे मान लीजिए कि मेजॉरिटी कूलिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो पीडब्ल्यूएम पे चलते हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे। ऑन करते हैं थोड़ा देर और थोड़ा देर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। बहुत कम ही होता है वेरिएबल सिस्टम चलाया जाता है, या आजकल बहुत सारे नए वाले में आपको वेरिएबल्स ही मिलेंगे। तो वो ऑन ऑफ कितनी बार किया जा रहा है, वो ऑन ही रहने लगेगा। तो और यहाँ अगर वेरिएबल आउटपुट भी है, तो वो हमेशा फुल आउटपुट पे चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी उसको निकालते जाना है, और उससे आपका कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है, वो भागने लगेगा। और हिसाब ये समझिए कि फिजिक्स का लिमिटेशन आने लगता है बाद में, कि हवा में डेंसिटी ही नहीं ना, हवा क्या है, गैस है। गैस से ज़्यादा डेंसिटी किसमें होती है, लिक्विड में होती है। तो वही समझिए कि जो डेंसिटी का प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप इतने छोटे से चिप से अगर 600 वाट का हीट निकाल रहे हैं, हवा में उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि उसे वो डंप कर सके। तो हम लोगों को हायर डेंसिटी का फ़ायदा उठाना पड़ता है लिक्विड का। हायर टेम्परेचर ट्रांसफ़र भी होता है लिक्विड से, क्योंकि अगर आप ये रखते हैं और उसके ऊपर से अगर
आप हवा ब्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर से उधर डंप नहीं, लिक्विड ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी उधर से उधर ले जा सकता है। तभी तो हम लोग वाटर को इस्तेमाल करते हैं इंजन कूलेंट के तौर पे। तो इसे टेम्परेचर ट्रांसफर एफिशिएंट हो जाता है और हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा आती है। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 लीटर आप पानी लूप में घुमा रहे हैं, वो 100 लीटर बहुत टेम्परेचर अब्जॉर्व कर सकता है, मतलब ये समझिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर उतना ही लीटर वॉल्यूम देखें, अगर 25 लीटर का आपका कैपेसिटी, 25 लीटर का हवा का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाएगा, 25 लीटर पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, खैर आपको पता ही है हम लोग को पानी गर्म करने में कितना बिजली खर्च करना पड़ता है, तो इस समझना हीट कैपेसिटी भी बहुत आता है। तो होता ये है कि आप पीसी लेते हो जो आपका अभी भी रहेगा, जैसे नॉर्मल कंपोनेंट्स है, वो वाटर ब्लॉक में गर्मी डालता है, वाटर ब्लॉक सीधे पानी के रास्ते उसे चिलर में डाल देता है, चिलर से एम्बिएंट में निकल जाता है। और चूंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्मी को बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है, आपका एम्बिएंट में हीट डंपिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो आपका लॉस जो होता है कम हो जाता है और आप ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट इस्तेमाल कर पाते हैं। ये पहले एक फैंसी फीचर्स था, आजकल ये कंपलसरी होते जा रहा है, देखते देखते सारे सर्वर को बदलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पावर ड्रॉ हमारा भागते चला जा रहा है। मतलब बोल रहे थे स्टार्टिंग में 100 वाट का सीपीयू बहुत बड़ी बात थी सर्वर इंडस्ट्री के लिए, आज 130, 140, 150 तक का बात हो रहा है जो है, और नए जनरेशन में जो आ रहे हैं वो 300, 500 तक का प्लान बना रहे हैं। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली उसके हिसाब से मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ये सब डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए मामला गंभीर हो गया, और उतना पावर पे हवा आपका एनर्जी कैरी ही नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आपको लिक्विड के माध्यम से वो एनर्जी निकालना है, फिर उसे बड़े बड़े रेडिएटर में, जो बड़ा होता है बाहर होगा बिल्डिंग के बाहर, बड़े बड़े रेडिएटर में आपको उसको डंप करना है। तो इसका करने का सबसे मतलब रेट्रोफिट तरीका या वो है रियर डोर इस्तेमाल करना। रियर डोर का इस्तेमाल में ये होता है कि आपका सर्वर जैसे है, ये सर्वर है, सर्वर के पीछे ऐसा ही यूनिट दिया जाए, ये यूनिट में ही जो आप ये रेडिएटर देख रहे हैं, ये रेडिएटर में रहता है। तो बात ये होता है कि सर्वर में बहुत ज़्यादा पावरफुल फैंस होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ैन होता है। मतलब हम लोग का जितना ग्राफिक्स कार्ड खाता है उतना उनका फ़ैन खाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फ़ैन होते हैं। तो वो फ़ैन हवा निकाल रहा है। अब रहा बात कि सर्वर का ये दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर सर्वर के पीछे मतलब रैक पर रैक रखेंगे, तो एक एक गर्मी दूसरे को गर्म करने लग जाता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे आप ये डाल रहे हैं लिक्विड कूलर, जैसे ही गर्म हवा निकल, जैसे कि कोशिश किया जाए सर्वर को एकदम मैक्स लोड पे चलाने का, तो अराउंड 85 या 90 डिग्री सेल्सियस का हवा वहाँ से निकल रहा है गर्म गर्म। अब वो जाएगा रेडिएटर में पानी चल रहा है, रेडिएटर उसकी सारी गर्मी निकाल देगा, और वो एम्बियंट मतलब जो रूम का इंटरनल एसी जैसे मान ली 35 पे चल रहा था, वो निकलेगा बाहर में। और फिर ये समझिए, फिर पानी को आप बाहर ले जाएंगे। जैसे कि आपने एसी चल रहा है, ये बात समझना जरूरी है कि बिल्डिंग में अभी भी एसी होगी, लेकिन जो रॉ हीट है वो आपका बाहर पानी के माध्यम से निकल जा रहा है। और इससे ये भी फायदा होगा कि सर्वर को स्टैक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि इस सर्वर के पीछे भी आप दूसरा सर्वर लगा सकते हैं, जो कि अगर सर्वर 1, 2, 3 करने पर आते हैं, तीसरा के बाद हो जाता है भैया सर्वर आपका चोक कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबका एग्जॉस्ट हीट जो है वो उतना इफिशियंटली एसी में नहीं जा पा रहा, पानी उसको बहुत एकदम जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म है वहीं से निकाल दे रहा है। हाँ, और इसका ये फ़ायदा है कि आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये सब ऐड ऑन किट के तौर पे बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा सर्वर स्टैक है और आप सोच रहे हो कि नया खरीदने जहाँ पे है कि आपको है कि मैं यही कंपोनेंट्स और लगा दूंगा, मतलब कि जैसे 5 रैक थे, 5 रैक के पीछे मैं 5 रैक लगाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट एयर में किए वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बोल रहे ना एक गर्मी दूसरे में चला जाएगा, ओवर हीट करने लगेगा दूसरा को। तो वहाँ पे आप ये लगा देंगे लिक्विड, आराम से खूब सारा पैकिंग इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारा सर्वर एक छोटे फुटप्रिंट में रख पाएंगे, क्योंकि ये कोर हीट को ये बाहर निकाल दे रहा है और ये पानी के माध्यम से निकाल रहा है, जो चिलर में जाएगा, चिलर से आप उसको कूलिंग टावर में डालिए और आपको जैसे कूल करना कीजिए। और बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड्स में मतलब इंडिया में गर्मी का समस्या है, वहाँ पर ठंडे का समस्या है, तो वो लोग ये चिलर से जो गर्म पानी निकल रहा है उसे सीधे बिल्डिंग वार्म कर देते थे। मतलब ये सर्वर रूम अलग से ठंडा है, बाहर वाले रूम्स मतलब बिल्डिंग को, हॉट को, और कुछ कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग होती है, इतनी गर्मी ये सब जगह से निकलती है कि भैया डिस्ट्रिक्ट हीटिंग को हीट कर देते हैं। तो रियर डोर ये सबसे सस्ता ऑप्शन है लिक्विड कूलिंग करने का, कि आपका सारा कंपोनेंट जो का त्यों है, बस पीछे एक बड़ा सा रेडिएटर लगा दिया और रेडिएटर के पीछे बड़े फैन लगते हैं। बड़ा फैन का फायदा क्या है, कम मतलब पावर इफिशिएंसी उसकी बेटर होती है, मतलब कितना CFM हो रहा है पर वाट वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हुआ रियर डोर, ये आपको अभी काफ़ी सारे नए सर्वर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं जो सबसे प्रोफेशनल ऑप्शन है, डायरेक्ट टू चिप, यानी कि जो आप लोग देखते हो ना कि AIO, ऑल इन वन लिक्विड कूलिंग, जो आप CPU के ऊपर चिप लगा दिए, या कस्टम वाटर ब्लॉक का रेडिएटर अलग से है, पंप अलग से है, रिजर्वायर अलग से है, और आप ब्लॉक्स लगाते हो कि GPU है उसके लिए एक ब्लॉक लगा दो, CPU है उसके लिए एक ब्लॉक लगा दो, ये वही उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टू चिप। तो डायरेक्ट टू चिप ये समझिए कि हॉट वहाँ पर डाला जा रहा है, मतलब आपका कूलिंग ब्लॉक वहीं पर डाल रहे हैं जहाँ पर गर्मी पैदा हो रहा है। जैसे कि अगर ये सर्वर देखेंगे ब्लेड सर्वर टाइप में, तो देखें यहीं पर डाल रहे हैं कूलिंग, 2 CPU है, जबकि ये ऐसा एयर कूलिंग में जनरली नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप कितना भी पावरफुल फैन डालें, वो एक फैन का गर्म हवा दूसरे CPU में जाने लग जाएगा। तो इसीलिए अगर यही फॉर्म फैक्टर आप चाहेंगे, बनेगा ही नहीं एयर में, क्योंकि हवा
उतना हीट कैरी ही नहीं कर सकता। तो लिक्विड गया, इसी से गर्मी निकाल, इससे निकाल दिया, ये मतलब आपका एसएसडी से गर्मी निकाल दिया, रैम सबसे गर्मी निकाल दिया, और ये 2 पाइप से आपको बाहर निकाल दिया। तो वाटर ब्लॉक्स को आप उस चीज़ पे डालते हो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जैसे कि सीपीयू ऑब्वियसली, फिर रैम रैम फिर एसएसडी, जीपीयू, वी रैम मतलब वोल्टेज रेगुलेशन मॉड्यूल, ऐसे ऐसे करके करते हैं। और अभी के टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ पे अभी मैंने लिक्विड कूलिंग नहीं देखा, वो पावर सप्लाई पे। और पावर सप्लाई में भी बात ये हो रहा है कि सर्वर का अभी पावर सप्लाई बहुत छोटा छोटा होता है, साइड इफेक्ट बहुत इनएफिशिएंट होता है, मतलब पूरी कोशिश करते हैं उसको एफिशिएंट बनाने, लेकिन अगर उन्हीं को बोल दिया जाए कि ये आपने बनाना है, इसको बड़ा कर दो तो क्या होगा, और एफिशिएंट हो जाएगा। तो अभी कर क्यों नहीं रहा है? तो अभी का डिज़ाइन उसे सपोर्ट नहीं करता। अभी का डिज़ाइन है कि 1 U में आपको ये बनाना है, पावर सप्लाई बनाना है। तो कोशिश ही की जा रही है कि इसको डीसी रेल से चलाया जाएगा, कि यानी हम डीसी 12 वोल्ट देंगे, ये 12 वोल्ट को जितना उसको नीचे करना है, और एक बड़ा पावर सप्लाई रहेगा जो बम बम मात्रा में एसी को लेकर डीसी में बना देगा, और उससे हम लिक्विड कूल कर देंगे, या वो इतना इफिशिएंट बना देंगे, बड़ा बल्कि रहेगा जिसको इतना इंड्योरेंस दे सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाए, ताकि वेस्ट हीट कम पैदा हो। वो कर सकते हैं। ये कस्टम सोल्यूशन है, मतलब कि ये सब सर्वर आप ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया सर्वर, बाद में मैनिफोल्ड खरीद लीजिएगा, नहीं होगा। कूलिंग ब्लॉक ऐसा सर्वर का मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये पूरा मतलब आपको सप्लायर सेल करेंगे कि हमारा ये गीगाबाइट से पार्टनरशिप है, हम उनके लिए लिक्विड कूलिंग बना रहे हैं, ये यूनिट चलेगा। एएमडी का देखें, इंटेल का देखें, जो जिसका भी है, वो पूरा एक सोल्यूशन के तौर पे बेचा जाता है। ये आप खुद करोगे नहीं। तो ये इसका साइड इफेक्ट है कि इसका कस्टम मैनिफोल्ड चाहिए, और प्लस वाटर का प्लम्बिंग के लिए भी आपको मैनिफोल्ड चाहिए होता है। मतलब कि सर्वर में पीछे वाले साइड में आपको एक होगा हॉट इनपुट के लिए और एक होगा कोल्ड आउटपुट के लिए। तो कोल्ड आउटपुट से निकल के जाता है इसमें, इससे गर्मी निकाल देता है, फिर हॉट इनपुट में चला जाता है। तो ये सबसे बेस्ट इफिशिएंसी देता है। और यहाँ पे अब जो फैन बचेंगे वो बहुत स्लो चलते हैं, मतलब यहाँ पे वो नॉइस पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होता। अब नॉइस से क्या लेना देना है? बात है कि नॉइस से सीधा मतलब हो रहा है कि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका पंखा हवा से ज़्यादा आवाज़ पैदा कर रहा है, तो यानी कि वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है। एनर्जी आसमान से नहीं आ जाती कि बस आपका पंखा चिल्ला रहा है, वो नहीं फ्लो कर पा रहा है, मतलब पुश कर दे रहा है, बेचारे को नहीं संभाल पा रहा है। और अगर फैन का स्पीड बहुत कम है और टेम्परेचर कम है, यानी कि इफिशिएंसी बढ़ गई है, यानी कि सर्वर के वाले में जितने लोग काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उनका बीपी हाई नहीं होगा, उनको हियरिंग प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आपको, मतलब इंडिया में रेगुलेशंस उतना हो चाहे नहीं हो, फिर भी अगर कोई इंजीनियर जो उस लेवल पे है कि सर्वर को मेंटेन कर सके, उसको आप बोलेंगे देखो भैया यहाँ 100 डेसिबल का नॉइज़ है, वो बोले पागल है कि मैं थोड़े जाऊँगा, पैसा आप रख लो, क्योंकि मेरा कान चला जाएगा, मैं क्या करूँगा। तो वही अगर इस तरह का कूलिंग सोल्यूशन सबसे कम आवाज़ पैदा करता है, क्योंकि जितना भी मेन आवाज़ कब पैदा करने वाला वो बिल्डिंग के बाहर हो सकता है, बिल्डिंग के पास। और दूसरी बात, वो अगर बिल्डिंग के अंदर भी रखना तो भी आवाज़ नहीं करेगा। क्यों? साइज़ बड़ा है। एक छोटा सा पंप को आप ज़बरदस्ती का बोल रहे हो कि बहुत प्रेशर दो, बहुत प्रेशर दो, वो आरपीएम बढ़ाएगा, साइड इफेक्ट साउंड ज़्यादा होगा। बड़ा पंप लीजिए, आराम से, शांति से, फ्लो भी ज़्यादा देगा, इफिशिएंसी भी ज़्यादा देगा। तो वही समझिए, पूरा पानी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि भैया तुम्हारे पास डेंसिटी है, कई 100 वाट का हीट उठा सकते हो, आराम से उठाओ हीट, और उसके बाद आराम से आपका गर्मी बाहर निकाल देते हैं। फैन सब कम चलेगा, आवाज़ का कम पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत महंगा होता है, क्योंकि कस्टम सोल्यूशन पूरी तरह से खरीदना होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे पास जो था उसमें छिड़काने के, जो आपको रैक वाला बताया वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि जितना सर्वर्स है उनके पास, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने वाला नहीं है, आपको शुरू से लेकर अंत तक खरीदना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, तो यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि ये ऐसा चीज़ है जो फिक्स हो गया है। आने वाले टाइम में हर सर्वर धीरे धीरे, अगेन ऐसा नहीं होने वाला कि मैं आज बोल रहा हूँ तो कल हो जाएगा सारा सर्वर, लेकिन धीरे धीरे मतलब आने वाले 5 से 10 साल के टाइम में सारे के सारे सर्वर लिक्विड कूलिंग करने ही पड़ेंगे। वो ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटे से फुटप्रिंट पे आप बहुत कंप्यूट डालते हैं, तो बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। जैसे कि अगर आपको 2 सर्वर लग चलाना पड़ रहा है तो 4 सीपीयू चला रहे हैं, आप एक सर्वर चलाएंगे 2 सीपीयू के साथ और उसको फुल ओवरक्लॉक आप कर पा रहे हो, क्योंकि उससे गर्मी आप निकाल पा रहे हो, तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली चल रहा है, तो आप ज़्यादा वर्क पर किलोवाट कर पा रहे हो और किलोवाट का आप पैसा पे कर रहे हो। तो इसीलिए आप चाहोगे कि कितना मतलब टेराफ्लॉप्स पर वाट जो है आपका सबसे हाई रहे। उसको हाई रखने के लिए कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। कूलिंग अच्छी होने के लिए आपके पास बड़े रेडिएटर्स होने चाहिए, बड़ा फ्लो होना चाहिए, बड़ी डेंसिटी होनी चाहिए। वो सब लिक्विड में है। हवा में आप जबरदस्ती का छोटा सा फैन को एकदम फुल 1000 आरपीएम पे चला रहे हो, 15000 आरपीएम, 4000 आरपीएम पे चला रहे हो, 7000 आरपीएम पे चला रहे हो, वो सिर्फ नॉइस पैदा करने लगता है एक पॉइंट के बाद। तो इसमें डेंसिटी आप बढ़ाएंगे, इफिशियंसी बढ़ जाती है। और दूसरा ये भी एक केस बताया गया था कि अगर आपका सर्वर रूम है उसको आप बहुत छोटा कर देते हैं, आपको ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत नहीं होगी। आप जितना भी एसएफपीएफ पोर्ट है उससे डायरेक्ट कॉपर से दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे आपकी और बिजली बचेगी। लेकिन हाँ बहुत नज़दीक होना, क्योंकि कॉपर तो ये फाइबर ऑप्टिक आप आराम से बड़े बड़े डेटा सेंटर को इंटरकनेक्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट कॉपर करना चाहेंगे तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। डिस्टेंस कम होने का मतलब साइज़ जो है आपका डेंसिटी बढ़ानी होगी।
तो यही समझिए कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेंसिटी बढ़ाने का फ़ायदा होगा, ये सब जगह है। और ये समझिए क्योंकि हम लोग हवा का जो थर्मल कैपेसिटी उससे आगे जा चुके हैं। मतलब बहुत पहले कंबस्शन इंजन्स आते थे, वो उसमें लिक्विड कूलिंग नहीं होता था। लेकिन अब जितने कंबस्शन इंजन आते हैं सब में लिक्विड कूलिंग होता है, क्योंकि हम लोग आगे चले गए, भैया हवा से नहीं होगा, हवा से नहीं होगा, उसको अलग से लिक्विड से कूल करो, बहुत बड़ा रेडिएटर में एनर्जी डंप करो, तो वो हवा भले उसको ले जा सकता है। और ये सब अब आपको सर्वर में दिखने लगेगा। पहले सर्वर में बड़े-बड़े बिजली के कनेक्शंस होते थे, बड़ा-बड़ा एसी होता था। अब आपको बड़ा-बड़ा एसी, बहुत बड़ा बिजली कनेक्शन और बहुत सारा लिक्विड का लाइन मिलेगा। ये नासा डिज़ाइन कर रहा है डार्पा के साथ काम करके, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि भैया ऐसा लिक्विड आपको चाहिए कि लिक्विड आए, आराम से आपका गर्मी जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं उससे निकाल दें। ताकि आप ये मतलब सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में डिज़ाइन वही चल रहा है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपका ये करना, क्या बोलते हैं आपका, इधर से रियर में हीट एक्सचेंजर लगा देना, वाटर कूल्ड रेडिएटर लगा देना। थर्ड ऑप्शन है कि आप पूरा सर्वर को ही डुबा दो। आपको इंटरेस्टेड है तो बोल दीजिए, मैं उसको भी देखता हूँ, सर्वर को डुबा के कैसे ठंडा रखते हैं। तो ये समझ लीजिए ये होने ही वाला है। अगर आप सर्वर की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और कूलिंग वूलिंग ये, क्योंकि इसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये आपको समझ के ही रखना होगा कि मतलब आप सर्वर डिज़ाइन करें तो लिक्विड के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हवा में पावर ही नहीं है कि अगर आप 25-26 हाई पावर जीपीयू रख देंगे, हवा बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा, हमारे में उतनी डेंसिटी ही नहीं कि गर्मी इधर से उधर ले जा सके। तो यही समझिए फ्यूचर फिक्स है इस मामले में। धीरे धीरे आपको मतलब एक अभी इक्का दुक्का सर्वर खोजेंगे दिखेगा जो लिक्विड कूलिंग है, आने वाले टाइम में सारे के सारे लिक्विड कूल दिखेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लिक्विड कूलिंग जो सर्वर में होने लगा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।